Hi everyone, welcome back to our channel Rasanjali. In the previous video of MSc final year, we had discussed about bond angle strain as well as bond angle deviation. Now in this video, we are going to start the bond angle strain is in small ring heterocycles. तो small ring heterocycles हैं, उनमें bond angle strain वो क्या होता है? सबसे पहली चीज आपको bond angle strain and bond angle deviation दोनों चीजों में डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, जो कि मैंने क्लियर किया था इससे पहले वाले वीडियो में। दोनों का रिलेशनशिप क्या होता है मैंने वो चीज भी क्लियर की थी कि बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ठीक है। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन वो क्या होता है, एक एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है टू डेविएट द नॉर्मल बॉन्ड एंगल, ठीक है, टू डेविएट द नॉर्मल बॉन्ड एंगल। और यही यदि हम बात करते हैं अबाउट बॉन्ड एंगल डेविएशन, तो बॉन्ड एंगल डेविएशन है उसे हमने कैलकुलेट किया था एंड रिप्रेजेंट किया था बाय अल्फा। तो बॉन्ड एंगल डेविएशन एंड बॉन्ड एंगल स्ट्रेन दोनों चीजों में डिफरेंस है वो आपको क्लियर होना चाहिए। आपने फर्स्ट वाला वीडियो देखा है तो उससे बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो एक एनर्जी होती है एंड बॉन्ड एंगल डेविएशन है वो क्या होता है, एक एंगल डेविएशन होता है जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, साथ ही कुछ जो रिंग्स हैं लाइक 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड, उनके लिए एंगल डेविएशन है वो हमने कैलकुलेट भी किया था पहले वाले वीडियो में। इस वाले वीडियो में हमें क्या करना है, इस वाले वीडियो में हमें स्पेसिफिक बात करनी है अबाउट बॉन्ड एंगल स्ट्रेन यानी कि एनर्जी के बारे में, ठीक है। इस बार हम किसके बारे में बात करेंगे, ओनली एनर्जी के बारे में बात करेंगे और किससे रिलेटेड, रिगार्डिंग टू स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकिल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ से ये पता होना चाहिए कि स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकिल्स हैं वो होते क्या हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो हमें यही कंसिडर करना है दैट व्हाट आर स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकिल्स, ठीक है। स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकिल्स हम वो क्या होते हैं, सबसे पहली चीज हमें यहाँ से ये कंसिडर करनी है। उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे दैट स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकिल्स में बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो कैसे होता है, कि कौन सी रिंग के लिए कितना एंगल स्ट्रेन है वो होता है, सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे फर्स्ट चीज यहाँ पे हमें देखनी है स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकिल्स हम वो क्या होते हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे होते हैं, होमोसाइक्लिक रिंग्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। होमोसाइक्लिक रिंग्स के बारे में जब हम बात करते हैं उसके बाद जो सेकंड पॉइंट होता है वो हम क्या डिस्कस करेंगे, हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स के बारे में बात करेंगे। हमें बात किसके बारे में करनी है, ओनली स्मॉल रिंग के बारे में। तो स्मॉल रिंग सबसे जो स्मॉलेस्ट रिंग है वो कौन सी होती है, साइक्लोप्रोपेन की रिंग होती है। 3 कार्बन के बिना तो आप रिंग की फॉर्मेशन कर नहीं सकते, ठीक है। एटलीस्ट 3 कार्बन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, टू फॉर्म ए साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन उनकी रिक्वायरमेंट होती है एंड विद 3 कार्बन साइक्लोप्रोपेन इज फॉर्म्ड, विद 3 कार्बन साइक्लोप्रोपेन इज फॉर्म्ड। तो ये यहाँ से बन गया हमारा साइक्लिक कंपाउंड। अब हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में। तो हमें करना क्या है, एक जो CH2 ग्रुप है उसका रिप्लेसमेंट, मैंने जो यहाँ पे थ्योरी में लिखा है वही चीजें मैं पहले आपको क्लियर कर रही हूँ, देन हम थ्योरी की तरफ भी मूव करेंगे। बिकॉज ये वाली जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ये आपको बुक में बहुत ज्यादा टफ मिलेगा, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स भी मिलेंगे, सो दैट आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, जो कि यहाँ पे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यदि आप बॉन्ड एंगल इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकिल्स बुक में पढ़ने बैठोगे कुछ समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने पहले ये लिख के रखा हुआ है, नोट्स आपको बनाने हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है कि CH2 ग्रुप का, एक CH2 ग्रुप का रिप्लेसमेंट है वो आपको किसी हेटेरो एटम से कर देना है। हेटेरो एटम कुड बी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, 3 ही हेटेरो एटम्स है वो हम यहाँ से कंसिडर करने वाले हैं। सिंपल सी चीज है, समझ आ गई। हमने फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाला जो CH2 ग्रुप है, ठीक है, यहाँ से ये क्या है, CH2 ग्रुप है, हर एक पोजीशन पे CH2 ग्रुप है, आप कोई भी एक रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज ऑल CH2 ग्रुप्स आर इक्विवेलेंट, सभी हैं, सभी के सभी इक्विवेलेंट है, सभी एक जैसे हैं, जब तक रिंग पे कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक CH2 का रिप्लेसमेंट है वो हम किससे कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने ऑक्सीजन से कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कर लिया, ऑक्सीजन से कर लिया, या फिर चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स से कर लिया, ठीक है। हमने क्या किया है, रिप्लेसमेंट एक्स से किया है, और एक्स है वो यहाँ पे क्या होगा, एक्स है वो ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हम तीनों के साथ में ही कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला कंपाउंड है वो हम बनाते हैं विद ऑक्सीजन, सबसे फर्स्ट कंपाउंड है वो हम बनाते हैं विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में हमने बनाते कंपाउंड। इपॉक्साइड रिंग की फॉर्मेशन होगी। आपको नॉमेनक्लेचर पे नहीं जाना, एक बार के लिए आपको किस पे जाना है, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन पे जाना है, चीज क्लियर है। देन यहाँ से देखिए फर्स्ट कंपाउंड बन गया, इसी सेम वे में यहाँ से सेकंड कंपाउंड विद नाइट्रोजन बन जाएगा एंड थर्ड कंपाउंड विद सल्फर बन जाएगा, ठीक है। थर्ड कंपाउंड विद
सल्फर बन जाएगा। तो कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ से। और ये जो बनने वाले कंपाउंड्स हैं, दीज आर स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, दीज आर स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, व्हाट आर स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, तो दीज आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इतना चीज यहाँ से क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम मूव करते हैं ऑन बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन पे मूव करते हैं। फिर आ जाओ साइक्लोप्रोपेन पे। साइक्लोप्रोपेन की यदि हम बात करें तो कोई भी जो CH2 ग्रुप है, हर एक CH2 ग्रुप पे जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल है, जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है, बिकॉज कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ से ये वाले जो कार्बन है ये कौन से हाइब्रिडाइजेशन में, sp3 में है। सारे के सारे कार्बन है वो sp3 में है। यहाँ पे भी कार्बन है वो किसमें होंगे, sp3 में, sp3 सारे के सारे कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। लेकिन अब हमें यहाँ से देखना है डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस यहाँ से देखिए, नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल की यदि हम बात करें इन ओपन चेन कंपाउंड, तो वो क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, वो हम किसकी बात कर रहे हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स की। बट साइक्लोप्रोपेन में 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना होता है, 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री के बाद यदि हम मूव करते हैं आगे वाले कंपाउंड्स पे, तो आगे वाले कंपाउंड्स में जो बॉन्ड एंगल डेविएशन है, ठीक है, क्या बोल रही हूँ, बॉन्ड एंगल डेविएशन है, उसमें कितना डिफरेंस आता है, वो चीज हमें यहाँ से देखनी है। तो यदि हम बात करते हैं ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बारे में, तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन पे बहुत ज्यादा एंगल डेविएशन है वो नहीं आता। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। नाइट्रोजन वाले केस में ही रहता है 60 डिग्री एंड ऑक्सीजन वाले केस में ये होता है ओनली 61 डिग्री। ठीक है, बॉन्ड एंगल इतने ही चेंज होते हैं। बट सल्फर वाले केस में यहाँ पे लार्ज डेविएशन आता है जो कि होता है 48.5 डिग्री। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो गया, 48.5 डिग्री हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा एंगल डेविएशन यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, 60 से जब एंगल डेविएशन हो रहा है तो 109 डिग्री 28 मिनट से कहाँ पे आया, 60 पे आया, और 60 से भी कहाँ पे चला गया, 48.5 डिग्री पे चला गया। यानी कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा होता है। एंड रीजन बिहाइंड इट, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं रीजन क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ से देखते हैं COC बॉन्ड का। ठीक है, चल हम ये वाला बॉन्ड है ये मान लेते हैं 60 डिग्री है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड है ये हम मान लेते हैं 60 डिग्री है, 61 डिग्री है, और ये वाला ये भी 60 डिग्री है। तो COC बॉन्ड जो है, COC बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और कार्बन की साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। चीज समझ आ रही है, ऑक्सीजन एंड कार्बन के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इन द सिमिलर केस नाइट्रोजन एंड कार्बन के भी साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए बॉन्ड एंगल्स हैं वो सिमिलर होते हैं। बट यदि हम बात कर रहे हैं अबाउट सल्फर एटम, तो सल्फर एटम का साइज है वो बिगर साइज होता है। और वी कैन कंसिडर देन लाइक ये वाला जो है ऑक्सीजन एंड जो नाइट्रोजन है, इन्हें हम टेनिस बॉल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे भी आपको साइज वगैरह का इश्यू आता है या फिर स्टैटिक हिंड्रेंस वगैरह में समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आप टेनिस बॉल प्लस फुटबॉल का एग्जाम्पल है वो यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। और सल्फर को हम क्या कंसिडर करेंगे, फुटबॉल कंसिडर करेंगे। चीज समझ आ रही है, सल्फर को हमने फुटबॉल कंसिडर किया है, एंड ये वाले जो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है इन्हें हमने टेनिस बॉल कंसिडर किया है। नाउ यहाँ से करना क्या है कि कैसे फाइंड आउट करोगे कि यहाँ पे कौन सी का बॉन्ड एंगल कितना डेविएट हुआ है, कम हुआ है, ज्यादा हुआ और क्यों हुआ है। तो देखिए, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये क्या है, टेनिस बॉल है। कार्बन ऑल्सो टेनिस बॉल, कार्बन इज ऑल्सो टेनिस बॉल। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल डिवीजन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है वो नहीं आ रहा। बट सल्फर के केस में आ रहा है। सल्फर के केस में क्यों आ रहा है, बिकॉज देखिए यहाँ पे ये फुटबॉल है। ठीक है, यहाँ पे ये फुटबॉल है। अब पहली चीज तो सल्फर का जो साइज है वो बिगर साइज है, तो कार्बन और सल्फर के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, ज्यादा होगी इन कंपेयर टू कार्बन बॉन्ड लेंथ। सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो कहाँ से रिलेट कर रहा है, कार्बन बॉन्ड लेंथ से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे इस वाली बॉन्ड लेंथ की यदि हम बात करें तो ये क्या होगी, कम होगी, और यहाँ से ये वाली जो बॉन्ड लेंथ कार्बन एंड सल्फर के बीच की बॉन्ड लेंथ है ये ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ बिगर साइज ऑफ सल्फर एटम। जी समझ आ गई, बिगर साइज ऑफ सल्फर एटम। यदि सल्फर एटम का साइज है वो बिगर है तो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है। अब यदि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो देखिए यहाँ से ऐसे आ सकते हैं, पास में आ सकते हैं। अब आपको देखिए चेक क्या करना है, बॉन्ड एंगल को चेक करना है, बॉन्ड एंगल को चेक करना है। तो देखिए यदि हम बात करते हैं इन वाले ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड कार्बन वाले रिंग्स की, तो यहाँ पे इन रिंग्स को हमने यहाँ तक कंसिडर किया। ठीक है, ये वाले रिंग्स हैं ये यहाँ तक आएंगी। ठीक है, यानी कि यहाँ से आके एक और बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जितनी रिंग छोटी रहेगी बॉन्ड एंगल अंदर का उतना ही ज्यादा रहेगा। ठीक है, जितनी रिंग छोटी रहेगी अंदर का बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा रहेगा। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं कि सल्फर की, तो सल्फर वाली रिंग है उसमें सल्फर एटम की बिगर साइज की वजह से एंड कार्बन सल्फर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से लाइक यहाँ तक पहुंच गया।
ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया। अब यहाँ पे यदि नीचे आप बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो अंदर का बॉन्ड एंगल है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पॉइंट समझ पा रहे हो, अंदर का बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है कि यहाँ से ये जो सल्फर वाला जो केस है, ये जो सल्फर वाला केस है ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, सल्फर वाला केस कुछ ऐसा होता है, एंड जो कार्बन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन वाले केसेस हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, ये समझ आ गई। तो इसी वजह से यहाँ पे जो सल्फर हेटेरोएटम वाले जो रिंग्स होती हैं उनमें जो एंगल डेविएशन है वो बहुत ज्यादा होता है, एंड जो कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले रिंग्स हैं उनमें एंगल डेविएशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, एंगल स्ट्रेन पे। तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, अभी हमने बात किसके बारे में की, अबाउट द बॉन्ड एंगल डेविएशन। अब हम बात करते हैं अबाउट द बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन की यदि हम बात करें तो जो 3 and 4 मेंबर्ड रिंग्स हैं उनमें बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता 3 and 4 मेंबर्ड रिंग में। ठीक है, और वो डिपेंड किस पे करेगा, और वो भी डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ हेटेरोएटम की ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है या फिर सल्फर प्रेजेंट है। तो जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो किस पे डिपेंड करेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, सॉरी कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, एंड साथ में किस पे डिपेंड करेगा, जो हेटेरोएटम आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं उस पे भी डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। पहले जो लिखा हुआ है उतना मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हमने ये जो बॉन्ड एंगल्स वगैरह डिस्कस किए इसके लिए एक टेबल बनेगी स्पेसिफिक जो हम आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है द रिप्लेसमेंट ऑफ वन मिथिलीन ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये वाला जो ग्रुप मैंने लिखा है ये कौन सा होता है, मिथिलीन ग्रुप होता है। अब इसमें भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा मैम मिथिलीन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 टाइप के ग्रुप्स होते हैं केमिस्ट्री में, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है CH4, ठीक है, एक तो होता है CH4, ये तो क्या होता है, मेथेन होता है, तो इसको तो आप छोड़ दो। ठीक है, अब हम बात किसके बारे में करेंगे, जो हम सब्स्टिट्यूएंट्स लेते हैं उनके बारे में। तो एक होता है यहाँ से CH3, एक होता है CH2 एंड एक होता है CH। ठीक है, एक होता है CH। 3 टाइप के ग्रुप्स होते हैं। तो CH3 है, ये कौन सा होता है, मिथाइल होता है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बहुत ही काम की होती हैं, और जब आपको ऐसी छोटी छोटी चीजें आने लग जाएंगी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस वो बिल्डअप होता है कि आपको कुछ कुछ चीजें समझ आ रही हैं, और ये चीजें आनी बहुत जरूरी होती है। कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको आ रही होंगी पहले से, लेकिन कुछ हैं जिन्हें नहीं पता होगा इन चीजों के बारे में। तो चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ये CH3 है, ये क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, और ये वाली जो चीजें हैं ये आपकी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में काफी हेल्प करती हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो सेकंड है CH2 है, इसे हम क्या बोल रहे होते हैं, मिथिलीन बोल रहे हैं, और ये जो CH है इसे हम क्या बोल रहे हैं, मिथाइन बोल रहे हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, मिथाइन बोल रहे हैं। तो आप कहीं मिथाइन का सोच के एक कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड कैसे, ये वो वाला सीन माइंड में मत लेके आना। मिथाइल ग्रुप CH3 होता है, मिथिलीन CH2 होता है, मिथाइन कौन सा होता है, CH ग्रुप होता है। तो पॉइंट क्लियर है, यहाँ से ये 3 ग्रुप्स होते हैं ना। हमें यहाँ से क्या करना है, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन मिथिलीन ग्रुप CH2 ग्रुप। ठीक है, स्पेसिफिक मैंने मेंशन किया है यहाँ पे कौन सा होता है, CH2 ग्रुप होता है इन स्मॉल साइक्लोएल्केन। ठीक है, इन स्मॉल साइक्लोएल्केन by a heteroatom leads to the formation of a small ring heterocycles, and heteroatom causes the structural changes in the ring। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस वाले पॉइंट का मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैंने बता दिया था, सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, एक CH2 ग्रुप है उसका रिप्लेसमेंट है स्मॉल रिंग साइक्लोएल्केन, स्मॉल साइक्लोएल्केन्स। एग्जाम्पल हम किसका कंसिडर कर सकते हैं, स्मॉल साइक्लोएल्केन्स में साइक्लोप्रोपेन कंसिडर कर सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर साइक्लोपेंटेन भी कंसिडर कर सकते हैं। तो हमने जो सबसे स्मॉल रिंग है वो ली है कौन सा, साइक्लोप्रोपेन लिया है। तो स्मॉल साइक्लोएल्केन में किसी भी एक मिथिलीन ग्रुप का रिप्लेसमेंट है वो आपको किसी एक हेटेरोएटम से कर देना है। ठीक है, किससे कर देना है, एक हेटेरोएटम से कर देना है। तो यहाँ से फॉर्मेशन होती है स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकिल्स की, स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकिल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हेटेरोएटम है, ये क्या करेगा, यहाँ से हेटेरोएटम कॉजेज द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द रिंग। ठीक है, ये जो हेटेरोएटम है इसकी वजह से जो रिंग है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। लाइक यहाँ से बॉन्ड एंगल डेविएशन है वो चेंज होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ वगैरह है वो चेंज होंगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड लेंथ वगैरह चेंज हो रही है। तो यहाँ से इसके सारे स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स हैं वो चेंज होंगे। ठीक है, लाइक IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इसके जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज आएंगे, NMR में भी। क्योंकि हेटेरोएटम आने की वजह से इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो आएंगे, और जो कि इसके सारे पैरामीटर्स हैं उन्हें चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, कॉन्सिक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकिल्स, ये इससे नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं on replacement of CH2 group by heteroatom। ठीक है, on the replacement of CH2 group by heteroatom।
सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट है यहाँ से, द कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड डिस्टेंस आर जनरली डिफरेंट फ्रॉम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। ये तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। ये चीज तो हमें पता है कि यहाँ से कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है, वो सिमिलर तो कभी नहीं होंगी, ठीक है, वो सिमिलर तो कभी नहीं होंगी। या फिर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ है, कार्बन सल्फर बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ से हमेशा ही डिफरेंट होंगी कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं। और यही तो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, बॉन्ड लेंथ में भी चेंज आ रहा है, बॉन्ड एंगल में भी चेंज आ रहा है, और इनके जो NMR स्पेक्ट्रा है उसमें भी चेंज आ रहा है, IR में भी चेंज आ रहा है, IR फ्रिक्वेंसीज में भी चेंज आ रहा है। तो यही तो स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स में चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। द डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल इज लेस फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम बट CH-C बॉन्ड एंगल हैव ए लार्जर एंगल डेविएशन। यही पॉइंट मैंने इतनी देर से एक्सप्लेन किया है कि जो एंगल डेविएशन है, ठीक है, जो डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल, यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट द बॉन्ड एंगल डेविएशन। देखिए अगेन बता रही हूँ, यदि आपने बॉन्ड एंगल स्ट्रेन एंड बॉन्ड एंगल डेविएशन दोनों को एक मान लिया तो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, कभी भी टॉपिक समझ नहीं आएगा। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन एंड बॉन्ड एंगल डेविएशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। बॉन्ड एंगल डेविएशन है वो क्या होता है, अल्फा होता है, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो क्या होता है, एनर्जी होती है। दोनों चीजें अलग हैं, दोनों चीजें एक कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। अब यहां से देखिए, द डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल इज लेस फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यहाँ पे बॉन्ड एंगल डेविएशन वो कम होता है, जो कि हमने देखा भी है कि ऑक्सीजन के केस में 61 होता है, नाइट्रोजन के केस में कितना होता है, 60 होता है। और वही यदि हम बात करते हैं कार्बन के केस में तो कितना होता है, 60 होता है। तो बॉन्ड एंगल डेविएशन कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ एंड ऑलमोस्ट सिमिलर है, ओनली 1 डिग्री का डिफरेंस आया, ठीक है, ओनली 1 डिग्री का डिफरेंस आया, वो भी ऑक्सीजन के केस में है। बट वहीं यदि हम बात करते हैं CH-C बॉन्ड की, यानी कि विद सल्फर हेटेरोएटम, तो यहाँ से बॉन्ड एंगल डेविएशन है वो लार्जर होता है। तो यहाँ तक का क्लियर है कि CH-C बॉन्ड है, CH-C बॉन्ड एंगल है, उसमें डेविएशन है वो ज्यादा होता है। और ये जो डेविएशन है ये कितना हो जाता है, 48.5 डिग्री, यानी कि जो बॉन्ड एंगल है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाता है इन कंपेयर टू अदर हेटेरोएटम्स, इन कंपेयर टू अदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हम बोल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स। ये वाला पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, और नहीं भी क्लियर हुआ है तो आप फिर से पीछे जाइए वीडियो में और फिर से देखिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, बॉन्ड एंगल इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इज हायर। स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स में बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो हायर होता है, ये चीज तो हमें पता है, ठीक है, ये चीज तो हमने पहले ही कंफर्म की है बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इससे पहले वाले वीडियो में, कि बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल डेविएशन है वो ज्यादा होता है, ठीक है। स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स की यदि हम बात करें, यानी कि हम बात कर रहे हैं अबाउट साइक्लोप्रोपेन से जो बनने वाले हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, जो कि कंसिडर करते हैं हेटेरोएटम ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सल्फर को, तो उनमें जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है उसकी वैल्यू हाई होगी, यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इन किलोजूल पर मोल वो हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ हायर एंगल डेविएशन, बिकॉज ऑफ हायर एंगल डेविएशन। लेकिन इसमें भी जो 3 मेंबर्ड एंड 4 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे उनके लिए जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है, और वो डिपेंड किस पे करेगा, ऑन द नेचर ऑफ हेटेरोएटम डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इज हायर एंड इट कॉजेज बिकॉज ऑफ डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम एक्चुअल टेट्राहेड्रल एंगल। ये वाला पॉइंट है, ये हम पहले वाले वीडियो में भी कंसिडर कर चुके हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे भी ये बताया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन 3 and 4 मेंबर्ड हेटेरोसाइकल्स इज जनरली सेम, इज अप्रोक्सीमेटली सेम एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ हेटेरोएटम। और किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ हेटेरोएटम पे ये डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ द रिंग एंगल स्ट्रेन विल डिक्रीज। ये वाला पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम साइज, रिंग ऑफ साइज है वो साइज ऑफ रिंग है वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, यानी रिंग ऑफ साइज ऑफ रिंग है वो कैसे इंक्रीज होगा। यहाँ पे हमने 3 मेंबर रिंग लिए, हमने 4 मेंबर रिंग ले ली, हमने 5 मेंबर रिंग ले ली, तो हमने क्या बोला कि जो एंगल स्ट्रेन है, ठीक है, या फिर हम बोलें कि एंगल स्ट्रेन है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीजें समझ आ रही है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल है वो कितना था, 60 डिग्री था, यहाँ पे कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 108 डिग्री हो गया, आगे चलेंगे 120 डिग्री हो जाएगा। तो यदि बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स ये किसकी तरफ जा रहा है, 109 डिग्री 28 मिनट की तरफ जा रहा है, जो कि एक्चुअल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल वैल्यू होती है, ठीक है, एक्चुअल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल वैल्यू होती है। तो उसकी तरफ जितना जाएगा तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे हम कार्बन नंबर इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम रिंग का साइज इंक्रीज करेंगे, तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन और बॉन्ड एंगल डेविएशन दोनों ही चीजें क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी। एंड रीजन है वो क्या समझ आ रहा है, यहाँ से 109 डिग्री 28 मिनट एक्चुअल टेट्राहेड्रल एंगल की तरफ है वो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा होता है, ठीक है। कितना पॉइंट क्लियर है, यहाँ से गला थोड़ा खराब है मेरा।
और वीडियो डिले होने का रीज़न भी यही है बिकॉज कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कल रात में मैं आई थिंक 2 बजे सोई थी और उसके बाद आज से मॉर्निंग में उठी हूँ। रात को थोड़ी देर मैंने 1-2 क्वेश्चंस के आंसर किए थे, किसी स्टूडेंट का एग्जाम था तो उसको, बाकी मैं पूरा टाइम सोई हूँ कल से क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और इसीलिए वीडियो डिले हो रहा है। ये मैं मॉर्निंग टाइम में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, पता नहीं आपको कब तक मिलेगा। एक तो मेरे यहाँ नेटवर्क इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बट आज मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या सीख मिलती है, जब भी तबीयत खराब हो सो जाओ, ठीक है, छोड़ दो सब कुछ, सो जाओ, बिल्कुल बिंदास उठोगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हो, हाँ यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है। टेबल में हमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी है, टेबल में हमें कंसिडर करनी है अबाउट द बॉन्ड लेंथ, जो कि हमारी कार्बन हेटेरोएटम की बॉन्ड लेंथ होने वाली है। वो बॉन्ड लेंथ हम, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होने वाले हैं, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, बॉन्ड एंगल जो बॉन्ड एंगल डेविएशन है, एक्चुअल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है, और जो बॉन्ड लेंथ्स हैं अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ CX बॉन्ड हम किसे कंसिडर कर रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, ठीक है, ये सारे बॉन्ड लेंथ्स वगैरह हैं। एंड साथ में जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है, ठीक है, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है अलग अलग रिंग्स के लिए, वो हमें कंसिडर करना है विद डिफरेंट डिफरेंट हेटेरोएटम्स। उनके लिए हमें यहाँ पे एक टेबल बनानी है, हम वो टेबल बनाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और बचता है बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स में। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा यहाँ से कॉन्सिक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे सिर्फ हम यही वाला टॉपिक है ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, देन मैं आपको जो टेबल बना के बताती हूँ और जो रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन है वो बताती हूँ। स्क्रीनशॉट लो। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें देखना है, यहाँ से एक टेबल बनानी है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि एक टेबल बनाएंगे हम यहाँ पे, जिसमें हम देखेंगे सारे के सारे जो हेटेरोसाइक्लिक स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमने कंसिडर किए हैं, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन हेटेरोएटम, नाइट्रोजन एंड सल्फर हेटेरोएटम। उनमें जो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल है वो कैसे होती है, एंड साथ ही में जो एंगल स्ट्रेन है वो कैसे यहाँ से चेंज होता है, वो सारी चीजें हमें यहाँ से डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट जो है वो हम यहाँ से क्या बना लेते हैं, एक हमें टेबल बनानी है। तो टेबल में सबसे पहला जो कॉलम है वो हम बनाएंगे अबाउट कंपाउंड। ये कंपाउंड है वो हमारा कौन सा होने वाला है, कंपाउंड के बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो यहाँ से किसका बनेगा, वो यहाँ से बनेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन एंगस्ट्रॉम। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो किसका बनेगा, कार्बन हेटेरोएटम CX बॉन्ड लेंथ इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो यहाँ से बनेगा CXC बॉन्ड एंगल, ठीक है, ये यहाँ से किसका बनेगा, बॉन्ड एंगल का बनेगा। अब उसके बाद बॉन्ड एंगल का हो गया, उसके बाद जो लास्ट कॉलम है वो किसका बनेगा, अबाउट द एंगल स्ट्रेन एंड एंगल स्ट्रेन है वो क्या होता है, एनर्जी होती है। एनर्जी को हमें मेजर किसमें करना है, इन किलोजूल पर मोल, ठीक है। ये हम किसमें देखेंगे, इन किलोजूल पर मोल में देखेंगे। तो ये जो टेबल है ये हमें बनानी। तो सबसे पहले हमें जो कंपाउंड्स रखने हैं वो रखेंगे। तो कंपाउंड है वो हम यहाँ से क्या रखें, फर्स्ट जो कंपाउंड है वो हम किसका रख लेते हैं, साइक्लोप्रोपेन का रख लेते हैं। साइक्लोप्रोपेन के रिस्पेक्ट में तो फिर हम चेंजेस देखेंगे कि यहाँ से जो स्ट्रक्चर उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स में चेंजेस आए। तो जो सबसे फर्स्ट कंपाउंड है वो हम यहाँ से रख लेते हैं साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, ये हमने रखा है साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है एंगस्ट्रॉम में वो कितनी होती है, 1.51 होती है, ठीक है, ये कितनी होती है, 1.51 एंगस्ट्रॉम होती है। उसी के बाद हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है वो हम कौन सा रखेंगे, यहाँ से नाइट्रोजन। कार्बन के बाद में कौन सा आता है, नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन का रखेंगे तो नाइट्रोजन जब हमने हेटेरोएटम रखा है, इसके साथ में जो कंपाउंड बना है इसमें जो कार्बन देखिए यहाँ से 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ होने वाली है। एक तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ और दूसरी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है। 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे, तो हमें दोनों देखने। तो सबसे पहले जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो यहाँ से कितनी होती है, 1.48 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, 1.48, यानी कि हम कौन सी बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, हम इस वाली बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। इसके बाद हमें थर्ड कंपाउंड लेना है। थर्ड कंपाउंड है वो हम किसके साथ में लेंगे, विद ऑक्सीजन हेटेरोएटम। ऑक्सीजन हेटेरोएटम के साथ में जब हम कंपाउंड लेंगे तो यहाँ से देखिए अगेन 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ है। एक तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है, दूसरी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ हमें देखनी है जो कि यहाँ से होती है 1.47 एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक है, कितनी होती है, 1.47 एंगस्ट्रॉन होती है।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट बॉन्ड लेंथ है वो हमें देखनी है अबाउट सल्फर। सल्फर वाली जो रिंग है उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, ठीक है। सल्फर वाले रिंग में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, तो यहाँ से ये वाली जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है ये कितनी होती है 1.49 एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक है। ये कितनी होती है 1.49 एंगस्ट्रॉन होती है। क्यों? क्योंकि सल्फर का साइज है वो थोड़ा सा बिगर साइज होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होता है, सल्फर का साइज बिगर होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इनके केसेस में बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रही थी। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में चलते हैं हम, आपको पीरियोडिक जो टेबल है उसमें थोड़ा सा जाना होता है। यदि हम बात करें कार्बन की, ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम पीरियोडिक टेबल में जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्सीजन में ही ग्रुप में होता है सल्फर, ठीक है। तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से जो कार्बन है वो कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, ऑक्सीजन है वो कहाँ पे, राइट साइड में। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, साइज ऑफ एटम है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। और साइज ऑफ एटम डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ से कार्बन के केस में बॉन्ड लेंथ है वो 1.51 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ से जब जब एटम आता है नाइट्रोजन 2 वाले केस में 1.48 होती है, ऑक्सीजन आता है तो और कम होती है 1.47 हो जाती है। वही सल्फर आते ही बॉन्ड लेंथ है वो अगेन इंक्रीज करती है। और इंक्रीज करने का रीजन क्या होता है, क्योंकि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे होते हैं तो जो साइज है वो इंक्रीज करता है, और साइज इंक्रीज करता है तो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ से जो कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड लेंथ होती है उन पे। तो कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड लेंथ, साइक्लोप्रोपेन के केस में कोई हेटेरोएटम है नहीं तो यहाँ से बॉन्ड लेंथ है वो सिमिलर ही रहेगी तीनों के लिए ही। अब हम मूव करते हैं जो सेकंड रिंग है हमारे, सेकंड रिंग में मैंने आपको बोला था 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ होती है। एक का हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ थी। दूसरी जो बॉन्ड लेंथ आती है यहाँ से कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ है वो यहाँ से होती है 1.47 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, यहाँ से डिक्रीज करेगी और कितनी होती है 1.47 होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में जब बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसमें तो फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन कार्बन के कंपेयर में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब उसके बाद ऑक्सीजन पे आते हैं तो ऑक्सीजन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है 1.43 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। यहाँ पे कितनी होती है 1.43 होती है। अब उसके बाद यदि हम मूव करते हैं सल्फर वाले में तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती है वो अगेन इंक्रीज करेगी और ये हो जाती है 1.82 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। बॉन्ड एंगल पे मूव करते हैं, कार्बन कार्बन वाले केस में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना रहेगा 60 डिग्री रहेगा। कार्बन नाइट्रोजन के केस में भी कितना रहेगा 60 डिग्री रहेगा, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के केस में ये 1 डिग्री से इंक्रीज करता है जो कि हो जाता है 61 डिग्री। और वहीं यदि हम सल्फर की बात करें तो यहाँ से जो एंगल डेविएशन है वो सबसे लार्जर एंगल डेविएशन होता है जो कि होता है 48.5 डिग्री होता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल्स हम वो हो जाते हैं कुछ इस टाइप से। अब डेविएशन है जो अल्फा की वैल्यू है वो आप जो प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला था वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसके लिए अल्फा की वैल्यू है वो कितनी आने वाली है। इन बॉन्ड एंगल्स के साथ में तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। 48.5 डिग्री के साथ में भी आप एंगल स्ट्रेन है या फिर एंगल डेविएशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब हमें देखना है यहाँ पे एंगल स्ट्रेन, यानी कि साइक्लोप्रोपेन की जो रिंग होती है उसमें एंगल स्ट्रेन है वो कितना होता है। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगल स्ट्रेन जो कि एनर्जी होती है इन किलोजूल पर मोल। तो यहाँ पे जो एंगल स्ट्रेन है वो सबसे हायर एंगल स्ट्रेन होता है और जो कि होता है 115 किलोजूल पर मोल होता है, ठीक है। 115 किलोजूल पर मोल होता है। वहीं यदि हम बात करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग की तो यहाँ पे जो एंगल स्ट्रेन है वो होता है 113 किलोजूल पर मोल। ऑक्सीजन वाले केस में ये होता है 114 किलोजूल पर मोल। एंड यदि हम बात करते हैं सल्फर वाले केस की तो सल्फर में ये बहुत ज्यादा रिड्यूस कर जाता है, बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाता है। एंड यहाँ पे बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो ओनली 83 किलोजूल पर मोल होता है। एंगल डेविएशन यहाँ पे सबसे ज्यादा, लेकिन एंगल स्ट्रेन है वो यहाँ पे सबसे कम है। पॉइंट समझ आ रहा है, एंगल डेविएशन एंड एंगल स्ट्रेन दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं, तो एक आपको यहाँ से इन्हें कंसिडर नहीं करना है। तो ये टेबल होती है जिससे कि आपको पता चलता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स हैं जिनमें चेंजेस आए होते हैं जब हम एक CH2 एक मिथिलीन ग्रुप का रिप्लेसमेंट कर देते हैं किसी भी हेटेरो एटम से। तो इस टाइप से जो स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स हैं उनमें चेंजेस आते हैं। इसके बाद कुछ और जो चेंजेस आते हैं यानी कि कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, हमने जो स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स हैं उनमें बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। तो उसमें IR स्पेक्टर है वो किस टाइप से चेंज करेगा, NMR स्पेक्टर वो किस टाइप से चेंज करेगा, रिंग इन्वर्जन है, ठीक है, पिरामिडल इन्वर्जन है, ये सारी चीजें हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म और नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।